हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं पीओए यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के बारे में। डिटेल में जो है हम बात करेंगे। 23 चैप्टर्स होते हैं इसमें, वो हम ऑलरेडी 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी जो वीडियो है उसमें हम बात कर चुके हैं इसके पीछे की स्टोरी की। तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो वीडियो इस चैनल पे देख ली होगी, ताकि आप चीज़ों को इजीली समझ पाएँ और कनेक्ट कर पाएँ। अब ज़रूरत क्या पड़ी हमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन की, वो एक बार हम बात कर लेते हैं। क्योंकि सवाल ये भी उठ सकता है ना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आ चुकी है तो हमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला जो है प्योरली आपका थ्योरेटिकल रीजन यानी एग्जाम बेस्ड, जो कि आपके बीएड एमएड में डायरेक्ट जो है ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है। दूसरा रीजन ये होगा कि आपको 2020 की जो अब पॉलिसी नई पॉलिसी आई है उसको समझने में हेल्प मिलेगी आपको। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो किस तरीके से चला आ रहा है और अब 2020 में वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के बारे में। अब आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने बहुत जरूरी हैं। पहला है, दीज चैप्टर्स फॉलो द सीक्वेंस इन विच नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 डील्स विद सब्जेक्ट्स। यानी कि हमने जो 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी उसमें 12 चैप्टर्स थे। ये जो 12 चैप्टर्स हैं इनमें जो सीरीज है वही सीरीज ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है इसके चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। अब ये जो फोर्थ चैप्टर था 1986 की पॉलिसी में जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ा। अगर आपको स्लाइड ध्यान हो तो यही स्लाइड थी जिसमें पार्ट 4 में हम एजुकेशन फॉर इक्वालिटी की बात कर रहे थे। एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, SC STs, माइनॉरिटीज, हैंडीकैप्ड, अडल्ट एजुकेशन, इन सब के बारे में हमने बात की थी। अब जो है आप जब देखेंगे इसमें सीरीज, तो एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी फर्स्ट चैप्टर हो जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का, फिर माइनॉरिटी एजुकेशन का, फिर एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप का, अडल्ट एजुकेशन का। तो पॉइंट जो है समझाने का ये है कि जो सीरीज हमने 1986 में फॉलो अप की थी चैप्टर्स की, वही सीरीज जो है 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में रहेगी। क्योंकि ये जो 1986 की पॉलिसी थी इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन की आप एक्ट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। दूसरा जो है, अब आप ये चैप्टर देखेंगे मेकिंग द सिस्टम वर्क और ये जो कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये जो दो चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में इंक्लूडेड नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, चाहे वो वुमेन मतलब जो 23 चैप्टर्स इंडिविजुअल हैं वुमेन एजुकेशन से लेके मैनेजमेंट तक, उनमें जो है हर चैप्टर में मेकिंग द सिस्टम वर्क की कैसे काम करना चाहिए सिस्टम को, और कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो ये अलग से चैप्टर बनाने की बजाय हर चैप्टर में इनके बारे में बात की गई है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट कि कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और मेकिंग द सिस्टम वर्क, ये जो दो चैप्टर हैं ये सेपरेट नहीं है 1992 की जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। तीसरा जो है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का जो 23rd चैप्टर है लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, इसमें ये जो एजुकेशन वर्ड है ये सब चीजों को इंक्लूड करेगा। यानी प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, रिसर्च तक, उन सब में मैनेजमेंट कैसे होगी, वो सारा का सारा मैनेजमेंट का पार्ट जो है वो ये 23rd चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। तो आपको ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं तो, और आपको समझ आ जाएगा इजीली कि डिफरेंस क्या था। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज यहीं पे आके होते हैं कि एक्चुअल में 1986 में की जो पॉलिसी है एजुकेशन की प्लस जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उनमें डिफरेंस क्या है। तो वो मेजर डिफरेंस वो मैं आपको पहले की वीडियो में भी कवर करवा चुकी हूँ, और अगर डिटेल्ड वे में देखा जाए तो ये 3 मेजर डिफरेंस जो हैं वो इन दोनों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में देखने को हमें मिलेंगे। अब हम बात करेंगे ये जो फर्स्ट से लेके 23rd चैप्टर तक है इनके मेजर पॉइंट्स की, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा हमें, और वो इतनी जरूरत भी नहीं है। तो हमें जो चीजें जानने की जरूरत है उनके बारे में हम बात करते हैं।
दूसरी बात, अगर आपको कंप्लीट चीजें याद नहीं रही, ऑब्वियसली नहीं रहेंगी, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये हेडिंग्स ध्यान रखनी है। ये जो 23 चैप्टर की हेडिंग्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और हेडिंग्स आप इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि हर चीज से रिलेटेड एक चैप्टर है। पहले वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या अदर बैकवर्ड सेक्शन से रिलेटेड, माइनॉरिटी एजुकेशन, देन हैंडीकैप्ड के लिए एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर और उसके लिए एजुकेशन, उसके बाद फिर एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड एक अलग चैप्टर है, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन, ओपन एजुकेशन। बेसिकली जो ये 12 तक चैप्टर हैं, और एक ये टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन। तो ये 13 से 15 तक तो जो है वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है कि किस किस की एजुकेशन, कौन कौन से फील्ड में हम बात करते हैं। तो ये तो आप इजीली जो है आपको याद होंगे ही ऑटोमेटिकली अगर आप सोचने बैठेंगे तो। उसके बाद डीलिंकिंग डिग्रीज जो हैं वो एक नया चैप्टर है, रूरल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्चरल पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये ओवरऑल मिला के यहाँ तक जो है टीचर्स को इंक्लूड करते हुए फिर मैनेजमेंट 23 चैप्टर्स हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, यानी कि अब आप खुद सोचिए इस हेडिंग के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि वुमेन जो है वो एक वल्नरेबल ग्रुप में से आता है, प्लस इक्वालिटी जो है वो वुमेन को बहुत कम रेयर जगह पे देखने को मिलती है। अगर हम इक्वालिटी की, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो इक्वालिटी की जहां बात आती है तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्वे। तो वो चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी कि वुमेन इक्वालिटी की एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो आप किन किन चीजों में काम करेंगे, किन किन एरियाज जो है वो उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं इस हेडिंग के अंदर। तो ये बात करते हैं कि 1991 का जो सेंसस है उसमें फीमेल लिटरेसी 39.42 है, जो कि मेल के कंपैरिजन में बहुत कम है। यानी कि मेल की लिटरेसी क्या है 63.8, यानी अप्रोक्स 64% लगा लीजिए, और यहाँ पे जो है 39% फीमेल लिटरेसी है जो कि कम है, ऑब्वियस है। अब उसको क्या करना है, हमें पॉजिटिवली वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए हमें एजुकेशन सिस्टम को जो है चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम एक अच्छा रोल और एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर सकता है जब हम एम्पावरमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। ऐसे ही टू एनकरेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको एनकरेज करने के लिए कि वो वुमेन स्टेटस को एनहेंस करने के लिए या वुमेन डेवलपमेंट करने के लिए कुछ एक्टिव प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाएं, तो उनको भी हमें एनकरेज करना है इंस्टीट्यूशंस को। टू वाइडन वुमेन्स एक्सेस टू वोकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए हमें क्या करना है, हर एक लेवल पे, चाहे वो वोकेशनल लेवल हो, टेक्निकल लेवल हो, प्रोफेशनल लेवल हो, इवन अगर आप चाहे तो इसमें अडल्ट एजुकेशन पे के लेवल पे जो है, तो हमें हर लेवल पे क्या लेके आना है, वुमेन को इन सब चीजों की एक्सेस होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप औरत हैं, आप वुमेन हैं, इसलिए आपको ये चीजों की एक्सेस नहीं है, आप नहीं पढ़ सकती या और कुछ चीजें। तो ये सब चीजों का जो है इस हेडिंग में आप ध्यान रखेंगे। To create a dynamic management structure that will be able to respond to the challenge posed by this mandate, यानी कि हमें एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना है, वो क्रिएट करना है, ताकि जो जो चैलेंजेस वुमेन इक्वालिटी के अगेंस्ट आ रहे हैं, यानी वुमेन इनक्वालिटी को कम करने के लिए जो जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे उन सब के लिए वो क्या करेगा, मैनेजमेंट जो स्ट्रक्चर हम मैनेज करेंगे वो एक बेटर तरीके से काम कर पाएगा। All the bureaus of Department of Education will prepare a concrete action plan addressing gender related concerns, यानी कि 1993 तक, अगस्त 1993 उस टाइम बोला गया था ये 1992 में, कि 1993 तक जो है वो जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैं वो क्या करेंगे, एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वो एक प्लान, एक्शन प्लान जो है वो रेडी करेंगे, कंक्रीट प्लान जो कि जेंडर रिलेटेड चीजों को क्या करेगा, उन एरियाज में काम करेगा, ठीक है, एड्रेस करेगा उन एरियाज को। एक मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो बनाई जाएगी, किसमें, विल बी क्रिएटेड इन द प्लानिंग डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टू इंश्योर इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर इश्यूज इनटू पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बात की गई है, क्योंकि वुमेन एजुकेशन होगी तभी हम वुमेन इक्वालिटी की बात कर सकते हैं।
अगर एक इसमें फ्लो चार्ट में इसको सम अप करें तो एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी जो है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करती है। मीडिया का जो रोल है इसमें कि क्योंकि मीडिया का भी कई बार जो है नेगेटिव पॉजिटिव रोल हमें देखने को मिलते हैं, तो मीडिया का एक पॉजिटिव रोल हमें अवेयरनेस के लिए इसमें देखने को मिलता है और वो हमें यूज करना है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, हमें सेंटर और स्टेट लेवल पे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना है, क्रिएट करना है। रिसर्च एंड वुमेन स्टडीज पे काम करना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस अडल्ट एजुकेशन, ये सारी चीजों में भी वुमेन की इक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। वुमेन एक्सेस टू वोकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल एग्जिस्टिंग एमर्जेंट टेक्नोलॉजी, यानी ओवरऑल हमें हर जगह पे वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी है। सेकेंड चैप्टर बात करता है एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड एरियाज की। 1981 का जो सेंसस था वो क्या बात करता था कि लिटरेसी, उन्होंने उस सेंसस में ये बात की गई थी कि लिटरेसी रेट जो है एससी एसटी पॉपुलेशन का, जो कि एससी का कितना है 21.38%, एसटी पॉपुलेशन का 16.40% रिस्पेक्टिवली, एज अगेंस्ट 41.22% ऑफ नॉन एससी एसटी पॉपुलेशन। यानी कि एससी एसटी पॉपुलेशन जो है उनकी जो लिटरेसी रेट है वो जो नॉन एससी एसटी पॉपुलेशन है उससे काफी कम पाई गई। अप्रोक्स हाफ जो है एससी की तो हाफ और एसटी की जो है हाफ से भी कम परसेंटेज हमें लिटरेसी रेट में देखने को मिली 1981 के सेंसस में। तो ऑब्वियसली 1986 की पॉलिसी में इसकी बात होनी जो है वो लाजमी थी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है वो इसी पॉलिसी से रिलेटेड था। एलिमेंट्री एजुकेशन पे हमें काम करना है। एक्सेस, ये हम यूनिवर्सलाइजेशन में हम बात करते हैं, मैंने एक सेकेंडरी एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन की भी बात की थी। देखिए जब आप यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं तो ये स्टेप्स जो है वो सेम रहेंगे, यानी कि एक्सेस एंड एनरोलमेंट, पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट। तो ये जो 3-4 स्टेप्स हैं या एक उसमें हमने डिटेल में बात की थी 5 स्टेप्स में, तो वो क्या है, वो यूनिवर्सलाइजेशन के स्टेप्स हैं। अगर आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, फर्स्ट टू फिफ्थ या प्राइमरी एजुकेशन की प्राइमरी एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन की बात हो गई। अगर आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्लास चेंज हो गई। अगर आप स्कूल एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, कंप्लीट 12th तक के चैप्टर, 12th तक की क्लासेस जो है वो उसमें इंक्लूड हो गई। तो आपको ये बात समझनी जरूरी है कि यूनिवर्सलाइजेशन जब बात करेंगे तो स्टेप्स जो है वो सेम रहेंगे, बस हमें ये देखना है कि हम क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करवा रहे हैं या सेकेंडरी एजुकेशन का करवा रहे हैं या फिर स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की जो है वो बात की गई है। अडल्ट एजुकेशन, इंसेंटिव्स जो है उनको दिए जाने चाहिए। रिजर्वेशन जो है वो एस टी एस सी बेसिस पे मिलनी चाहिए। टीचर्स की और ट्रेनिंग की, तो ओवरऑल जो है हर चीज की बात इसमें की गई है ताकि वो जितने भी मेजर्स हम ले सकते हैं, जितने भी इम्प्लीमेंटेशन में हम भागीदार बन सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड होंगे, जो पॉइंट्स शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड और अदर बैकवर्ड सेक्शन की एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। अब चाहे वो टीचर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड हो या जॉब में रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, फिलहाल हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में जो है रिजर्वेशन की बात हो रही है। स्पेशल एफर्ट्स जो हैं वो लिए जाएंगे क्या इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशनल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए रिमोट एरियाज में, क्योंकि जब हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं तो वो काफी रिमोट एरियाज में आ जाते हैं, तो वहां के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिली एरियाज या डेजर्ट आइलैंड, तो हमें हर जगह पे ये देखना पड़ेगा कि एक्सेसिबिलिटी हो एजुकेशन की, और एक्सेसिबिलिटी होगी तभी जो है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो पाएगा। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ स्कीम्स, जो कि ऑब्वियस होगी, आप हर पॉइंट में हर चैप्टर में ये चीज देखेंगे कि मॉनिटर का मतलब मॉनिटर करना और रिव्यू करना, जो जो स्कीम्स आपने अभी तक चला रखी हैं उनको इवेल्युएट करना, तो इन सब चीजों पे जो है वो बात हर चैप्टर में की गई है। अगर हम माइनॉरिटी एजुकेशन की बात करें तो माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है वो एजुकेशनली डिप्राइव्ड और बैकवर्ड पाए गए हैं, जो कि हम लोगों को पता है ये बात। ग्रेटर अटेंशन विल बी पेड टू द एजुकेशन ऑफ दीज ग्रुप्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, यानी कि इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए और सोशल जस्टिस, क्योंकि इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, लिबर्टी, ये सारे के सारे हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीजें मेंशन है, तो वो क्या हो जाती हैं, जरूरी हो जाता है उनके ऊपर काम करना।
अब माइनॉरिटी एजुकेशन में ध्यान रखने वाली बात ये है अलग से कि जो एक 1983 में मिसेस गांधी जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज दिया था। अब उस 15 पॉइंट प्रोग्राम में से प्रोग्राम ऑफ एक्शन जब बना तो उन्होंने पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 जो है वो वहां से उठा लिए। 11 में था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे कोचिंग क्लासेस जो है वो चलाई जाएंगी, स्पेसिफिकली जो ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि जो है वो एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हो पाए। पॉइंट नंबर 12 बोलता था कि टू सेटअप आईटीआईज एंड पॉलिटेक्निक्स by government or private agencies in predominantly माइनॉरिटी एरियाज, यानी माइनॉरिटी एरियाज जहां पे माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है या माइनॉरिटी एरियाज जो हैं वहां पे आईटीआईज और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो हैं वो ओपन होने चाहिए। ये 12 था। तो ये 11 और 12 पॉइंट उठा के इन्होंने बोला कि ये बातें तो सही है और ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए। प्रायोरिटी मेजर्स जो है वो कैसे होंगे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे, मीडियम टर्म बेसिस पे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी एरियाज को चुनेंगे और उनमें क्या आ जाता है फिर शुरुआत से, यानी कि हमारी चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेके और लास्ट में वुमेन एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन, ये सारे के सारे प्रायोरिटी एरियाज जो है वो हमारे होंगे स्पेसिफिकली एजुकेशन वाली जो चीजें हैं, एजुकेशन बेस्ड जो पॉइंट्स हैं। फिर आता है एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप जो हमारा फोर्थ चैप्टर है। अब 1981 के जो फिगर्स हैं सर्वे के, जो कि एनएसएसओ ने दिया था, वो भी क्या अज्यूम करते हैं कि जो पॉपुलेशन है डिसेबिलिटी वाली वुड हैव ग्रोन एट द सेम रेट एज द जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जितनी पॉपुलेशन जनरल लोगों की इंक्रीज हुई है उतनी ही जो है डिसेबिलिटीज की भी इंक्रीज हुई है। और जब डिसेबिलिटीज की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है किसी वजह से, तो उनको जो है प्रॉपर एजुकेशन देना वो हमारा काम हो जाता है। तो ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग जो है टीचर्स की अच्छी होनी चाहिए। आईईडीसी की इन्होंने बात की, वहीं से जो है ये शुरू हुई थी, 1974 की बात है ये। हम ऑलरेडी एक वीडियो में आईईडीसी के बारे में बात कर चुके हैं। स्पेशल स्कूल्स जो है वो ओपन किए जाने चाहिए जब सीवियरली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की बात आती है। वोकेशनल ट्रेनिंग की इन्होंने बात की, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पर्सनल, special teachers, training of educational administrators, availability of special learning material and aids, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। तो ये सारे के सारे काम जो है हमें हैंडीकेप्ड, उस टाइम पे हैंडीकेप्ड वर्ड यूज किया गया था। नॉर्मली जो है हिंदी में दिव्यांग और डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है वो हम यूज करते हैं इस वर्ड को। तो इनकी एजुकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए इनको हर फील्ड में। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जैसे वुमेन इक्वालिटी की जो फर्स्ट स्लाइड थी हमारी, उसमें भी हमने वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सब चीजों की बात की थी। वही सब चीजें यहाँ पे हैंडीकैप्ड पर्संस के लिए बात की गई है। अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यानी कि जब नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च हुआ था एज अ सोसाइटल एंड टेक्निकल मिशन, कब लॉन्च हुआ था, 5 मई 1988 को। ऑब्जेक्टिव क्या था कि 15 से 35 की एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें क्या किया जाए, लिटरेसी को इंक्रीज किया जाए। तो उस टाइम पे, यानी कि ये 1988 में हुआ था, 1992 में हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो इन सब चीजों की स्ट्रेंथनिंग की बात करेंगे, ताकि क्योंकि एडल्ट एजुकेशन जो है वो एक जरिया बन सकता है हमारे लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने का। तो स्ट्रैटेजीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होंगी, मास कैंपेन चलाए जाएं, मीडिया की हेल्प ली जाए ताकि अवेयरनेस हो सके, अवेयरनेस की जाए लोगों में, एकेडमिक एंड टेक्निकल रिसोर्स सपोर्ट एंड इंटीग्रेशन विद अदर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट किया जाए, सबकी हेल्प ली जाए। पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यानी कि जब नॉर्मल लिटरेसी और एक बेसिक लिटरेसी जब हम अचीव कर लेते हैं एडल्ट एजुकेशन में, तो उसके बाद पोस्ट लिटरेसी की और एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू करने के भी जो है प्रोग्राम्स यहाँ पे होने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट वुड बी इंटीग्रेटेड इन ईच प्रोग्राम ऑफ पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। हर एक जगह पे स्किल डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा। एक रिसर्च की इन्होंने बात की थी और उसके लिए रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अडल्ट एजुकेशन जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए। और ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा, पर्टिकुलरली अडल्ट एजुकेशन के फील्ड में सर्वेस करवाएगा, रिसर्च करेगा उसके बारे में कि कहाँ पे क्या चल रहा है और कितनी
जो है हम सक्सेसफुल या इम्प्लीमेंटेशन हम कर पा रहे हैं इन चीज़ों में। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, जैसा कि मैंने बताया था, हर स्लाइड में आपको ये पॉइंट देखने को मिल सकता है, और अगर नहीं है तो आप खुद भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना जो है वो हमारा काम हो जाता है। 6 चैप्टर की जब हम बात करेंगे तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि बहुत सीरियसली और डिटेल में ये जो 2020 की हमारी पॉलिसी है उसमें इंक्लूड किया गया है एक्चुअली। और उस टाइम पे भी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे फोकस किया गया था। तो क्रूशियल इंपॉर्टेंस जो है रैपिड फिजिकल मेंटल हेल्थ की होती है, वो देखते हुए 1974 में जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन आई थी, उसके बाद ये ईसीसीई के ऊपर जो है काम होना शुरू हो गया था। एम क्या है ईसीसीई का, कि हर एक चाइल्ड जो है उसको उसकी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, उसको एक अच्छा न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए। बिसाइड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, यानी कि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम्स, जो मॉडल्स पहले से लागू हो रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि हम कोई लो कॉस्ट और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मॉडल्स जो हैं वो निकाल पाएं, कोई नया अच्छा मॉडल जो है वो लेके आ पाएं जो कि फर्दर इम्प्लीमेंटेशन में हमारी हेल्प करे। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे भी इन्होंने फोकस किया है। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बात की है इसके बारे में, ऑल्दो अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो पाने की वजह से 2020 की पॉलिसी में जो है, जब हम 5+4+4+3 की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो है ये ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। 7th जो है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो है बात कर चुके हैं, कभी हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको पता होंगी एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, वो इस पॉइंट पे इंक्लूडेड होंगी। प्लस इन्होंने करिकुलम को रिवाइज करने की बात की थी, जिसके तहत एनसीएफ 1988 की इन्होंने बात की थी। लोड ऑफ स्कूल बैग्स, यानी कि उसको कम करने की बात की थी, कि स्कूल बैग्स जो हैं वो बहुत भारी भरकम, अगर आपको ध्यान हो तो बहुत भारी भरकम बैग्स जो है वो बच्चे लेके जाते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन अब कम से कम इतना हो जाता है कि आपके जो टाइम टेबल है वो पहले से आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है कि आपको आज कौन सी सब्जेक्ट की नोटबुक लेके जानी है। लेकिन पहले हम लोग जो है वो सारी की सारी नोटबुक्स ही जो है बैग में डाल के ले जाते थे, तो वो कम करने की बात की। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो सेट करने की बात की, कि पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से कितना जो है लर्निंग का लेवल होना चाहिए बच्चे का, यानी कि अगर 5th क्लास या 8th क्लास बच्चा कोई 8th क्लास पास है, तो वो 8th क्लास पास को कितना लर्निंग का लेवल होना चाहिए, उसको कितना आना चाहिए, कि अगर आप 8th क्लास पास हैं तो आपको जो है इतना लर्निंग का आपका लेवल है। प्लस जैसे वो क्या आप 5वीं पास हैं, एक शो भी आता था, तो वो क्या हो जाता है कि आपका जो लेवल है वो इतना होना चाहिए कि अगर आपने 5th क्लास पास की है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस या ये सारा जो एजुकेशन की नॉलेज है वो होनी चाहिए। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो हर एक लेवल पे सेट की जाएगी, हर क्लास के से रिलेटेड मिनिमम लेवल होने चाहिए, उसकी इन्होंने बात की थी। सेकेंडरी एजुकेशन में इन्होंने पॉलिसी को चेंज करने की बात की थी, कि रिवाइज किया जाना चाहिए पॉलिसी को। दूसरा जो है हायर पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए, गर्ल्स का, एससी एसटी का, किसमें, पर्टिकुलरली साइंस, वोकेशनल और कॉमर्स स्ट्रीम्स में। तो यहाँ पे ओवरऑल यही बात की गई कि सेकेंडरी एजुकेशन में आप जो है गर्ल्स से रिलेटेड, एससी एसटी से रिलेटेड, या फिर ओवरऑल जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड आप क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। They call for reorganization of board of secondary education, investing them with autonomy, यानी कि जो BSE बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है उसको फर्दर और ज्यादा ऑटोनॉमी, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए, उसकी बात की गई। उसी को रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई थी। ये सारी की सारी बातें किस वजह से की गई, ताकि आप इम्प्रूव कर सकें, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए है। ये ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन या प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है ये किस बेसिस पे है, हमारा इम्प्रूवमेंट, यानी कि हमें हर लेवल पे, चाहे वो चाइल्डहुड केयर सेंटर से, चाइल्डहुड की केयर से रिलेटेड हो, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड हो, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, हर एजुकेशन का जो लेवल है उसमें हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सेकेंडरी लेवल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो
as possible so that children are equipped with necessary computer skills to be effective in emerging technological world। यानी कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बच्चों को आगे बढ़ाना है, वो इक्विप्ड होने चाहिए। स्कूल्स जो हैं उनमें क्योंकि स्कूल्स में अगर ढंग के कंप्यूटर्स नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं है तो आप जो है कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पे इम्प्रूवमेंट बेटर होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हर हर लेवल पे इन्होंने फाइनेंसिंग की भी बात की होगी, तो वो सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड करके लिख सकते हैं। नाइन्थ जो है नवोदय विद्यालय की बात की गई इन्होंने। 1986 से नवोदय विद्यालय जो है वो 280 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किए गए थे, 29 स्टेट्स में, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज में। किसके लिए किए गए थे? दोज चिल्ड्रन हु आर पोटेंशियली हाई अचीवर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। अगर आपको याद भी हो तो 5th क्लास के टाइम पे नवोदय विद्यालय का जो है वो एक टेस्ट हुआ करता था, जो उसमें अच्छा हाई स्कोर करता था उसको जो है नवोदय विद्यालय में क्या मिलता था? एडमिशन मिलता था। तो हाई अचीवर्स के लिए, यानी जो पोटेंशियल रखते हैं कि वो अच्छा कर पाएंगे एकेडमिकली, उनके लिए जो है नवोदय विद्यालय ओपन किए गए थे। Program of action envisaged establishing a Navodaya Vidyalaya in each district before the end of 7th 5-year plan। तो ये उन्होंने बात की कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खुलना चाहिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी जो है नवोदय विद्यालय की, केंद्रीय विद्यालय की, इनकी क्वालिटीज जो है वो काफी हाई मानी जाती हैं। बट दिस ऑब्जेक्टिव कुड नॉट बी अचीव फॉर वांट टू सफिशिएंट रिसोर्सेज, यानी कि बिना सफिशिएंट रिसोर्सेज के ये नहीं हो पाएगा। मोर ओवर जो 3 स्टेट की गवर्नमेंट थी, यानी कि आसाम, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, उन्होंने क्या किया? इन स्कीम्स को एक्सेप्ट नहीं किया। आसाम गवर्नमेंट ने बाद में जो है इस स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया था, नवोदय विद्यालय की स्कीम को, लेकिन तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने नहीं किया था। तो जब तक आपकी स्टेट गवर्नमेंट साथ नहीं देंगी उस चीज में, क्योंकि नवोदय विद्यालय और ये जो है किसके अंडर होते हैं? सेंटर के अंडर होते हैं। तो कई जगह वो पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट को लेके, तो वो क्या हो जाता है वहां पे फिर एजुकेशन को नुकसान पहुंचता है। ऑल्दो इन्होंने बात की थी हर डिस्ट्रिक्ट में क्या खोलने की? नवोदय विद्यालय ओपन करने की। वोकेशनल एजुकेशन की इन्होंने फर्दर बात की। वोकेशनल एजुकेशन में भी इन्होंने सबसे पहले प्री वोकेशनल प्रोग्राम्स की बात की, यानी कि अगर वोकेशनल एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्टेज से शुरू है तो लोअर सेकेंडरी स्टेज पे आप क्या करेंगे? उनको कुछ एक आइडिया हो जाए वोकेशनल कोर्सेज का, उससे रिलेटेड प्री वोकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो बच्चों के लिए अवेलेबल होंगे। वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर स्पेशल ग्रुप्स, कुछ स्पेशल ग्रुप्स के लिए, प्लस जो आउट और या फिर स्कूल पॉपुलेशन है, यानी कि आउट ऑफ द स्कूल आएगा ये। आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन जो है, जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी अलग से वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन फॉर स्पेशल एरियाज, यानी एरिया वाइज, मान लीजिए कहीं माइनॉरिटी एरिया है या जो है डिसेबल्ड पर्सन का एरिया, या पर्टिकुलरली जो एरिया स्पेसिफाइड है किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो SC ST से रिलेटेड हो या माइनॉरिटी एजुकेशन, माइनॉरिटी जो है उनकी एरिया स्पेसिफिकली हो, तो उनके लिए भी एरिया वाइज जो है वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई। असिस्टेंस टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपेरिमेंटल इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन खुद सामने से आके आपसे जो है क्या मांग रही है? हेल्प मांग रही है, उनको आपने असिस्ट करना है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी मर्जी से वॉलेंटरली किस में काम कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवा रहे हैं या शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनको क्या करेंगी? गवर्नमेंट असिस्ट करेगी और उनकी फाइनेंशियली हेल्प करेगी। हायर एजुकेशन में जो है मोबिलिटी की बात की गई। मोबिलिटी का मतलब कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसने रेकमेंड किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करेंगी? किसी मतलब आप, कई बार होता है ना कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें डोमिसाइल के बेसिस पे, यानी कि आप अगर उसी स्टेट के हैं जिस स्टेट में वो यूनिवर्सिटी है, तो उनको क्या मिलती है? थोड़ी मेरिट में 5% का एनहेंसमेंट, या फिर उनको जो है ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो वो चीज ना करके डोमिसाइल और नेटिव एरिया की बजाय आप जो है मेरिट के, प्योरली मेरिट के बेसिस पे एडमिशन दे, तो वो उसको मोबिलिटी बोल रहे हैं। ताकि अगर बढ़िया बच्चे हैं तो ये ना हो कि वो सिर्फ दूसरे स्टेट के थे इसीलिए जो है उनको जो है एडमिशन ना मिला। तो वो क्या है? मोबिलिटी का आ गया कि इन्होंने मोबिलिटी की बात की। प्रमोशन ऑफ साइंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की बात की
कि ताकि एनहेंसमेंट जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको इंक्रीज किया जा सके। ऑटोनमस कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स के डेवलपमेंट की बात की। यूनिवर्सिटीज में रिसर्च जो है उस पर फोकस किया जाए, ध्यान दिया जाए, उसकी बात की। क्रिएशन ऑफ मशीनरीज फॉर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट, यानी कि स्टेट और सेंटर की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटर स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी क्या करना है, हमें एक ऐसी मशीनरी डेवलप करनी है जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में फर्दर सबको साथ लेके जो है कोऑर्डिनेटेडली डेवलपमेंट हो पाए। फाइनेंसिस की जो है वो हमेशा ही बात की जाती है कि रिसर्च के लिए या जो है फर्दर नए प्रोग्राम्स चलाने के लिए उनके लिए फाइनेंसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिस जो है वो दिए जाने चाहिए। रिव्यू और मॉनिटरिंग जो है उसकी बात की कि ये जो काम हम बात कर रहे हैं क्या ये एक्चुअल में हो भी रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म में जो है वो उसका रिव्यू करते रहना बहुत जरूरी है। ओपन एजुकेशन 12th चैप्टर हमारा, नेशनल ओपन स्कूल जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया था, तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथनिंग की बात की गई। एंड डेवलप्ड टू वाइडन एक्सेस टू एजुकेशन एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स। तो पॉइंट ये है कि नेशनल ओपन स्कूल जो है उसको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स पे भी वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, जैसे कि 10th के या 12th के जो ओपन एग्जाम होते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी से एग्जाम दिए जहां आपको जाना नहीं पड़ता, वो डिस्टेंस एजुकेशन हो जाती है, वहां पे एज का भी फैक्टर जो है वो नहीं रहता। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए कि डिस्टेंस से भी आप ऐसी कोई एजुकेशन ले पाए जो कि फर्दर आपके एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करे। टारगेट्स और रिसोर्सेज जो है, टारगेट सेट किए गए फर्दर, प्लस उनके रिसोर्सेज की क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी ओपन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो उन चीजों को भी क्या करना है, हमें इंप्रूव करना है। डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स एंड मैन पावर प्लानिंग, यानी कि पर्टिकुलर डिग्री ना हो फिर भी आप क्या कर पाए, जॉब कर पाए, आपको एम्प्लॉयमेंट हो, हाथ में जो है वो चार पैसे आए, तो वो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए डिग्रीज को डीलिंक करने की बात की गई कि स्पेसिफिकली डिग्री हो तभी आपको जॉब मिलेगी, ये जरूरी नहीं है होना चाहिए। लेकिन जो ये पॉलिसी है ये कुछ एक सिलेक्टेड एरियाज में ही डीलिंकिंग ऑफ डिग्रीज की बात करती है। प्रोफेशनल एजुकेशन में जो है वो बहुत रेयर या फिर नहीं ही होता, जैसे कि टीचर की जो एजुकेशन है उसमें टीचर का जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आपको डिग्री चाहिए, एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी चाहिए। डॉक्टर के लिए आपको एमबीबीएस चाहिए, फर्दर जो है उसमें एमडी चाहिए। तो वो जो है इंजीनियरिंग या फिर जो है टीचिंग और ये लॉ की जो डिग्री है, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या की गई उन्होंने, उनके अलावा यानी कि सिलेक्टेड एरियाज में ही आप डीलिंकिंग कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताए वो प्रोफेशनल एरियाज में आप डीलिंकिंग नहीं कर सकते। अब डीलिंकिंग कर भी रहे हैं तो एक अप्रोप्रिएट मशीनरी होनी चाहिए, जो कि इन्होंने नेशनल इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की। नेशनल इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ये टेस्ट जो है वो और रखवाएगी, यानी कि ये पर्टिकुलर करिकुलम भी रेडी करेगी, जो है मटेरियल भी पब्लिश करेगी, ताकि उसकी वजह से क्या हो कि आप एक पर्टिकुलर पहले टेस्ट देंगे कि अगर आपकी डिग्री नहीं है तो आप ये टेस्ट दें, एलिजिबिलिटी वहां पे फिर इनका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डिग्री जो है वो जरूरी नहीं होगी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर या डिपार्टमेंट ऑफ उसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आ गया, वहां पे जो है ये जो एनईओ था यानी नेशनल इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 1991 में एज अ सोसाइटी रजिस्टर कर दी गई थी। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये बाकी सबके साथ भी क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, प्लस ये करिकुलम को भी जो है वो रेडी करेंगे और उससे पब्लिश करेंगे, ताकि कि पर्टिकुलरली इस करिकुलम में से जो है आपका ये टेस्ट जो है वो आएगा, जिसको असेसमेंट टेस्ट आप बोल सकते हैं। रूरल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन, इसमें इन्होंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट जो है उसको सेटअप करने की बात की कि ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है जल्दी सेटअप हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एजुकेशन को। और रूरल एजुकेशन की जब बात आती है उस टाइम पे महात्मा गांधी की बात ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो महात्मा गांधी की जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे एजुकेशन को लेके, क्योंकि गांव की जो एजुकेशन, रूरल एजुकेशन जो थी उस पे गांधी जी ने ये चीज बोली थी, तो उनके आइडियाज के ऊपर जो है ये क्या करेंगे, फर्दर काम करेंगे। कंसोलिडेट एंड डेवलप इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन प्रोग्राम्स ऑफ गांधी एंड बेसिक एजुकेशन, जो कि हम वारदा स्कीम में बात कर चुके हैं 1937 में जो आई थी, तो उससे रिलेटेड जो है ये यूनिवर्सिटीज सेटअप की जाएंगी। और उन यूनिवर्सिटीज के सेटअप से पहले किसकी बात की गई, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट की।
15 चैप्टर की अगर हम बात करें तो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, क्योंकि हर तरीके की एजुकेशन इन्वॉल्व हो रही है। और 1986 की जो एनपीई थी उसने क्या बोला था, रीऑर्गेनाइज करना है टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम को। यानी कि एक ऑब्वियसली ये हर चीज के रीऑर्गेनाइजेशन की बात करती है कोई भी पॉलिसी, कि आप रिफॉर्म कीजिए, रीऑर्गेनाइज कीजिए। तो वही बात जो है यहाँ की गई थी, और उसके चलते 1987 में जो है ये जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो दे दिया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया, ऑल्दो हम एआईसीटीई के बारे में कंप्लीट जो है एक वीडियो में बात कर चुके हैं। अब इन्होंने क्या बोला प्रोग्राम ऑफ एक्शन में, कि एआईसीटी की जो है वो स्ट्रेंथनिंग जो है वो अर्जेंट नीड है, यानी कि प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों लेवल पे हमें एआईसीटी को स्ट्रेंथन करना है। जो पावर है, फंक्शंस जो है उनको डिसेंट्रलाइज करना है, यानी कि पावर एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अब ये वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, मैनेजमेंट और टेक्निकल में यूजुअली इंजीनियरिंग वगैरह वाली साइड आती हैं, तो उसमें क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट की भी बात की गई। ग्रेटर एम्फेसिस जो है वो किस पे दिया गया, इंस्टीट्यूशन जो है वो मॉडर्नाइज करेंगे चीजों को, लेबोरेटरीज को, वर्कशॉप्स को, टीचिंग के प्रोसेस को, या फिर जो और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो ये मॉडर्नाइजेशन की जो है स्ट्रेंथ, मॉडर्नाइजेशन को इंक्लूड करना, उसको स्ट्रेंथन करना, उसका जो है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट बात की गई थी। दूसरा, इन्होंने वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी उनकी बात की गई, कि जो वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है उस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्रैब कर लेने चाहिए, लेने चाहिए। ब्रेन ड्रेन ना हो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन में क्या होता था यूजुअली, कि पढ़ाई जो है यहाँ से करके जब आप दूसरे फॉरेन में कहीं जाके सेटल हो जाते हैं, और बेसिकली आपकी एजुकेशन यहाँ हुई है, खर्चा जो है वो सरकार का लगा है, और फिर आप जो है क्या कर रहे हैं, बाहर जाके उनके इकोनॉमी में जो है वो इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन यानी कि ब्रेन जो है आपका वो यहाँ से जा चुका है, ऐसा आप लगा लीजिए। तो वो ब्रेन ड्रेन ना हो, ये चीज का जो है वो ध्यान रखना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 16 चैप्टर की बात करते हैं, उसमें ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं हायर एजुकेशन और रिसर्च में। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि हायर एजुकेशन जो है वो आप बुकिश नॉलेज कुछ और ही दे रहे हैं, और रिसर्च जो है वो किसी और चीज की या किसी और फील्ड की आ गई। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि रिसर्च में जो आप चीजें पढ़ रहे हैं, या जो टॉपिक आप लेने वाले हैं, वो सब चीजें हायर एजुकेशन के लेवल पे आपको पढ़ाई जाएं। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए रिसर्च और हायर एजुकेशन के फील्ड में। कोसिस्ट, COSIST, जिसको कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो प्रोग्राम था यूजीसी का, इसको फर्दर स्ट्रेंथनिंग की बात की गई। ऑल्दो कुछ टाइम बाद जो है, फिलहाल की बात करें तो कोसिस्ट जो है वो एसिस्ट में, यानी कि ASIST, असिस्टेंस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया गया। फाइनेंसिंग की बात की, ऑब्वियसली रिसर्च के फील्ड को जो है वो फाइनेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च में जो है वो बहुत कम फाइनेंसिंग, या ओवरऑल एजुकेशन में जो है वो बहुत कम फंडिंग दी जाती है एज कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। ये हम मोस्टली हमने 2020 की जब पॉलिसी की बात की उसमें भी हमने फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया। तो फाइनेंसिंग जो है वो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एजुकेशनल चीजों को एनहेंस करने के लिए, क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए फाइनेंसिंग बहुत जरूरी हो जाती है। उसके बाद ये सब चीजें जो हम करेंगे, क्या वो उनको मॉनिटर करना, रिव्यू करना, वो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट पॉइंट। 17th पार्ट, जब द कल्चरल पर्सपेक्टिव, ये जो 17 चैप्टर है हमारा, इसमें बात की गई कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, जोनल कल्चरल सेंटर्स, तो इन सबको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, ताकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एनहेंसमेंट की वजह से आपकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो जो है डिमिनिश ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। अगर किसी नए इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट फील होती है तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन, TU आएगा यहाँ पे। कई बार क्या होता है, ये स्पेलिंग्स जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, या ईयर जो है कई बार 19 की जगह मैं 18, ऑल्दो मैं करेक्ट कर देती हूँ उसको। अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप एक बार कमेंट चेक कर लीजिए, ताकि
अगर कुछ गड़बड़ है उस वीडियो में तो वो पिन्ड कमेंट में आपको सबसे ऊपर जो है वो मिल जाएगी। फिर है रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग। ऑब्वियसली जो आप ये स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रेंथनिंग हो भी रही है, आप उस फील्ड में काम कर भी रहे हैं, तो उसके लिए रिव्यू और मॉनिटरिंग की बात की गई। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस की जो है 18 चैप्टर में बात की गई, जिसमें ये बात करते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2020 की पॉलिसी में भी दी गई, यानी कि उस टाइम तक अब तक जो है इम्प्लीमेंटेशन तो ढंग से नहीं हुई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, लेकिन उसकी बात की गई कि भाई इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट्स इन द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की जो लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी जो है वो इंक्रीज करनी है, इंप्रूव करना है कि स्टूडेंट्स जो हैं लैंग्वेज पे उनकी पकड़ बन सके। डेवलपमेंट किस किस का होना चाहिए, इन्होंने हर तरीके की लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात की गई, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के डेवलपमेंट की भी, हिंदी के डेवलपमेंट की भी, संस्कृत के डेवलपमेंट और अदर लैंग्वेजेस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड हैं, शेड्यूल्ड जो बोल देते हैं हम उनको, तो वो क्या है, उन उन एजुकेशन उन लैंग्वेजेस के ऊपर भी जो है क्या करना है, हमें काम करना है। उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि जैसे हिंदी का अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हिंदी को क्या करना पड़ेगा, एक लिंक लैंग्वेज की तरह यूज करना पड़ेगा, यानी कि जो हिंदी के स्कॉलर्स हैं उनका नॉन हिंदी स्कॉलर्स, चाहे वो संस्कृत के स्कॉलर्स हों, तमिल के स्कॉलर्स हों, उनके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस क्रिएट की जानी चाहिए, होनी चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि उनका इंटरेक्शन इंक्रीज हो। इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे की लैंग्वेज के बारे में जानना चाहेंगे। 19th चैप्टर मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें बात की गई इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स वुड रिसीव मोर इंपॉर्टेंस थ्रू बोथ टीवी एंड रेडियो, यानी कि हमें इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है। प्रोग्राम ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन वुड बी गिवन मोर सपोर्ट थ्रू विवेक दर्पण, ये विवेक दर्पण जो है वो भी इन्होंने एक करके नया प्रोग्राम शुरू किया। इन द स्कूल सेक्टर द यूज ऑफ computers has been initiated by the class project CLASS, तो ये 2598 स्कूल्स में जो है वो शुरू किया गया था, इनिशिएट किया गया था। तो स्ट्रेंथन करना है बाकी जो भी मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग, टीचर इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, तो इन सबको क्या करना है, हमें स्ट्रेंथन करना है। स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ, तो यंग पीपल जो है वो वेल्थ होते हैं नेशन की, ऐसा इन्होंने बोला। और इंडिया जो है उसमें 300 मिलियन यूथ जो हैं वो 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन है, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो यूथ है, मेजोरिटी में यूथ है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमें स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को, इनको सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज की जगह क्या करना चाहिए, करियर वाइज जो है इनको प्रमोट करना चाहिए। टू इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए द सर्विसेज ऑफ नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, एनसीसी, तो इन सब का क्या लेना चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू आप क्या कर सकते, क्योंकि ये वॉलंटियर स्कीम्स होती हैं, यानी कि आपका मन करेगा तो आप एनसीसी लेना चाहेंगे, आप तब एनएसएस लेंगे। ऑल्दो इनके लिए भी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि आप एनएसएस या एनसीसी लेते हैं तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको 5 मार्क्स का जो है वो इंक्रीमेंट मिलता है। तो वो क्या है, इनके लिए इंसेंटिव्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप उस फील्ड में, क्योंकि अगर वहां पे 20 बच्चे भी अगर एनरोल हो रहे हैं तो 20 में से 100 में से 2-4 बच्चे तो ऐसे होंगे ही जो कि पर्टिकुलरली इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आप इन सब चीजों का डेवलपमेंट करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। स्पेशल इंसेंटिव्स की बात की गई कि स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, इस एरिया में बच्चों को ले जाने के लिए आप स्पेशल इंसेंटिव्स देंगे, जैसे मैंने आपको एनसीसी एनएसएस के 5 मार्क्स वाली जो है वो बात की। इवेल्युएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, कि इवेल्युएट जब आप करते हैं, जो आपने मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग सेट किए हैं उसके बेसिस पे आप इवेल्युएट करेंगे, और उन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में आप कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को जो है वो शुरू रखेंगे, चालू रखेंगे। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन, नेशनल इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन एनईओ, जो कि क्या करेगी, क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म का भी ध्यान रखेगी, यानी क्वालिटी का ध्यान रखेगी। एग्जामिनेशन में भी रिफॉर्म्स की बात की गई, तो वो ये एक्चुअली हर पॉलिसी में बात की जाती है, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, इसलिए आप हेडिंग को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है वही अच्छी अच्छी बातें आप लिख सकते हैं।
टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये हमने हर कमीशन में टीचर ट्रेनिंग की बात की है, जितने भी कमीशन हमने अब तक किए होंगे, पढ़े होंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है टीचर एजुकेशन के लिए वो शुरू की जानी चाहिए। टीचर एजुकेटर्स जो है, जिनके टीचर एजुकेटर्स यानी जो टीचर्स को पढ़ाएंगे ड्यूरिंग इन सर्विस और प्री सर्विस, तो वो क्या होनी चाहिए, उस वो फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, उनके जो स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि स्कूल ही तो नींव रेडी करता है ना बच्चे की एजुकेशन की, तो वो उनके लिए स्पेशल ओरिएंटेशन होनी चाहिए। एससीईआरटीज की, एनसीईआरटीज की, एनसीटीई की, ये जो है स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। और एनसीटीई को क्या होना चाहिए, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल टीचर एसोसिएशन जो है वो ज़रूरी हो जाती है, ताकि टीचर्स की तरफ का जो पर्सपेक्टिव है वो भी लोगों तक पहुंच सके। तो वो एसोसिएशन जो है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल टीचर्स एसोसिएशन बनाई जानी चाहिए, ताकि उनकी डिग्निटी और राइट्स जो है टीचर्स के वो प्रोटेक्ट किए जा सकें। लास्ट चैप्टर 23rd चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इसमें सारी की सारी यानी प्राइमरी लेवल से लेके लास्ट के हायर एजुकेशन रिसर्च के लेवल तक मैनेजमेंट की बात की गई है कि आप मैनेज कैसे करेंगे चीज़ों को। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ताकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो वो बेटर तरीके से मिलके संभाल पाएंगे। 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो 1991 में पंचायती राज के ऊपर आया था। यानी कि अब आपके पास क्या हो गया, पंचायत वाला जो स्टेप है वो भी एक लेवल हो गया जहां पे आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। विलेज एजुकेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर भी जो है उनके फंक्शंस को इंक्रीज किया जाना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड। तो ओवरऑल आपको डिसेंट्रलाइज करना है, ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है, बल्कि जो हमारी पंचायत है या जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन सबको इन्वॉल्व करके हमें मिलके जो है वो काम करते हुए चलना है और एजुकेशन को एक बेटर पोजीशन पर लेके चलना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।